हेलो फ्रेंड्स, नेचर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। इस समय काफ़ी चर्चा में भी है यूनाइटेड नेशन, और जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो आज हम सारी चीज़ें जानेंगे यूनाइटेड नेशन के बारे में, क्यों बनी है, कैसे इसका निर्माण हुआ और इसका वर्किंग स्टाइल क्या है, कितने देश मेंबर है। इस तरीके की सारी चीज़ें हम इस एक वीडियो में बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में जानेंगे और पूरा पॉइंट वाइज पॉइंट उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं कि कैसे यूनाइटेड नेशन बनाने की लोगों को ज़रूरत पड़ी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक। इस विश्व युद्ध में काफ़ी ज़्यादा जान माल की हानि हुई थी, काफ़ी सारे लोग मारे गए थे और लोग जो है आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ गए थे। तो इसके लिए एक संस्था बनाई गई, लीग ऑफ नेशन। तो ध्यान रखिएगा, लीग ऑफ नेशन का गठन प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था, ताकि आगे इस तरीके की कोई भी घटना ना हो। लेकिन फ्रेंड्स, आप सभी को पता है 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो लीग ऑफ नेशन का जो कार्य दिया गया था वो अपना कार्य करने में असफल रही। तो उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, इसमें भी लोगों की काफ़ी मात्रा में जान गई और सारे देश अर्थव्यवस्था रूप से काफ़ी ज़्यादा पिछड़ गए थे। तो फिर से एक ऐसी संस्था की ज़रूरत महसूस हुई जिसमें थोड़ा सा दम हो और जो आगे ऐसी घटनाओं को रोक सके। तो सबसे पहले जो विचार आया, वो विचार आया था यूनाइटेड नेशन के, यानी अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जिनके द्वारा यूनाइटेड नेशन जैसी एक संस्था को विकसित करने का विचार दिया गया। तो आगे चलते हैं, ये कैसे बनी और क्या हुआ इसमें। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ऐसी संस्था के गठन की ज़रूरत महसूस होने लगी जिससे भविष्य में युद्ध को रोका जा सके। तो पहला पॉइंट हम पीछे ही डिस्कस कर चुके हैं पिछली स्लाइड में। तो अब आगे देख लेते हैं कि क्या हुआ। अप्रैल 1945 में 50 देशों ने अमेरिका के सेंट फ्रांसिस्को में एक बैठक बुलाई थी, जिसमें ये डिस्कशन किया गया इस तरीके की एक संस्था बनाने के लिए। तो अब कब हुई ये बैठक? अप्रैल 1945 में, जिसमें 50 देश शामिल हुए थे। ध्यान रखिएगा आप ये। और सेंट फ्रांसिस्को में ये बैठक की गई थी। फिर 26 जून 1945 को एक चार्टर बना था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये चार्टर की बात हो रही है। पहला चार्टर आया था यूनाइटेड नेशन का, जिसमें 50 देशों ने साइन किए थे और बाद में पोलैंड भी आके जुड़ गया था, जिससे कि टोटल 51 देश हो गए। तो ध्यान रखिएगा, 26 जून 1945 को टोटल 51 देशों ने यूनाइटेड नेशन के पहले चार्टर पे हस्ताक्षर किए थे। तो इतनी बात आप ध्यान रख सकते हैं। ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये अगला पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना कर दी गई। 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। तो आप इतना ज़रूर याद रखिएगा कि 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना की गई और 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। और इसकी जो मुख्यालय बनाया गया वो न्यूयॉर्क में बनाया गया। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा न्यूयॉर्क यूएसए में है, लेकिन आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि जो टेरिटरी माना जाता है ये यूएस की नहीं माना जाता है, ये पूरी विश्व की टेरिटरी को माना जाता है। इसको केवल यूएस की टेरिटरी नहीं माना जाता है, क्योंकि ये सभी देशों ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, भले ही इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो। चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अब इसके झंडे के बारे में और इसके लोगों के बारे में। तो इसके लोगो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें एक प्लस का निशान है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये प्लस का निशान है। इसमें ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये पूरे विश्व का नक्शा बना हुआ है इसमें। और ये जो पत्तियां आप देख रहे हैं, ये ऑलिव की पत्तियां हैं। तो ये तो हो गई इसके झंडे के बारे में बात। अब देखते हैं कि वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के कितने मेंबर हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर हैं। शुरुआत कितने से हुई थी? 51 देशों ने पहले चार्टर पे हस्ताक्षर किए थे और आज की डेट में 193 इसके मेंबर हो चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन बन गई। अब इसमें ऐसी भाषाओं का चयन करना था जो कि पूरे विश्व में आसानी से जिन भाषाओं को लेकर काम किया जा सके। तो 6 भाषाओं का चयन किया गया, जिसमें पहली अरेबिक, दूसरी चाइनीज़, तीसरी इंग्लिश, चौथी फ्रेंच, 5वीं रशियन और 6ठी स्पेनिश है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आराम से आप याद रख सकते हैं इसको, क्योंकि ऑप्शन देकर ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी यूनाइटेड नेशन की भाषा नहीं है। तो आपको याद रखना है 6 की 6 भाषाएँ। पहली अरेबिक है, दूसरी चाइनीज़ है, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। ये 6 भाषाएं हैं, इनको आपको याद रखना है। चलिए, और उसके बाद इसकी कुछ उप शाखाएँ बनाई गई, जिनको कहते हैं यूनाइटेड नेशन की बॉडीज़। शुरुआत में इसकी 6 बॉडीज़ बनाई गई थी, जिसमें से फ़िलहाल 5 वर्किंग में हैं और एक वर्किंग नहीं करती है। वर्किंग क्यों नहीं करती है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो चलिए फ़िलहाल देख लेते हैं पहली
ये जो 6 संस्थाएं उनके बारे में। तो 6 में कौन सी है? पहली जो है जनरल असेंबली, दूसरी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरी है सचिवालय, चौथा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, पांचवा है इकोनॉमिक सोशल काउंसिल और छठा है ट्रस्टीशिप काउंसिल। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल की, क्योंकि ये वर्तमान में कार्यरत नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, उस समय काफ़ी सारे देश एक दूसरे के गुलाम थे, कई देशों ने दूसरे देशों पे कब्जा कर रखा था, दूसरे देशों का हनन करते थे, लोगों को परेशान करते थे, इस तरीके की चीज़ें थी, काफ़ी पिछड़े हुए थे। तो जो मुख्य देश थे जो आर्थिक रूप से काफ़ी आगे थे, वो सहायता करेंगे जो पिछड़े हुए देश थे उनकी। तो उस चीज़ की देखरेख के लिए बनाया गया था ये छठा बॉडी ट्रस्टीशिप काउंसिल। लेकिन क्या हुआ कि सारे देश आज़ाद हो गए। कब आज़ाद हुए इसके बारे में अगली स्लाइड में बात करेंगे। तो फिर जब सारे देश आज़ाद हो गए, किसी को किसी की ज़रूरत रही नहीं, सब इंडिपेंडेंट हो गए, तो इस संस्था की, इस बॉडी की ज़रूरत रही नहीं। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल फ़िलहाल वर्क नहीं करती है। तो चलिए बाकी 5 काउंसिल, जो बाकी 5 बॉडीज़ हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली जो बॉडी है जनरल असेंबली, यानी जिसको महासभा बोलते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसको विश्व की संसद की संज्ञा भी दी जाती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व की संसद की संज्ञा किस संस्था को दी जाती है, तो वो है जनरल असेंबली या फिर महासभा। तो आप इसके बारे में इतना याद रख सकते हैं कि जनरल असेंबली को विश्व की संसद की संज्ञा दी जाती है। चलिए दूसरी संस्था के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि इसके 5 परमानेंट मेंबर्स को पूछ लिया जाता है। तो आप याद रखेंगे, पहला अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा चाइना, चौथा रसिया और पांचवा है फ्रांस। ये 5 परमानेंट मेंबर हैं किसके? सिक्योरिटी काउंसिल के। तो इन 5 मेंबर्स को आपको याद रखना है। और इनके पास क्या है? वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब ये होता है ये किसी भी काम को होने से रोक सकते हैं। किसी को काम को करवाने की पावर नहीं है इनके पास, किसी भी काम को रोकने की पावर है इनके पास, उसको बोलते हैं वीटो पावर। तो इस चीज़ को आप याद रखें कि वीटो पावर क्या है। वीटो पावर किसी भी काम को करवाने की शक्ति नहीं है, कोई काम हो रहा हो तो उसको रोकने की शक्ति वीटो पावर कहलाती है। तो इन 5 देशों के पास वीटो पावर है और ये 5 देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। इसके अलावा इन 5 के अलावा 10 मेंबर ऐसे होते हैं जो हर 2 साल पे चुने जाते हैं, यानी कि 10 मेंबर हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो कुल मिला के 15 मेंबर्स कार्यरत रहते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जापान सबसे ज़्यादा बार, अब तक 11 बार चुना जा चुका है। ये जो 10 चुने जाते हैं उसमें है ये, तो सबसे ज़्यादा 11 बार चुना जा चुका है जापान। तो इतना आप याद रख सकते हैं, ये भी पूछ लिया गया है। तीसरी बॉडी की बात करते हैं तो वो है सचिवालय। सचिवालय क्या होता है? सचिवालय एक ऐसी संस्था है जिसमें इसके पेपर वर्क किया जाता है, इसका प्रबंधन किया जाता है। तो जो भी प्रशासनिक कार्य है वो सचिवालय के थ्रू किया जाता है। आप सभी को पता हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी मंत्रालय हो, उसका सचिवालय होता है जिसमें पेपर वर्क और प्रशासनिक कार्य किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सचिवालय इसलिए बनाया गया था कि यूनाइटेड नेशन का प्रशासनिक कार्य किया जा सके। तो वर्तमान में इसके हमें याद रखने की महासचिव कौन है? महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, जो कि एक पुर्तगाली व्यक्ति हैं। तो इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सचिवालय से आप इतना याद रख सकते हैं, इनके महासचिव का नाम एंटोनियो गुटेरस और ये पुर्तगाली व्यक्ति हैं। आगे चलते हैं। तो जो महासचिव हैं जिनको अभी हमने देखा, उनकी नियुक्ति कैसे होती है? उनकी नियुक्ति जो हमने सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ी थी, उसके जो 5 देश हैं उनकी सिफारिश के आधार पर ही इनके महासचिव की नियुक्ति की जाती है। चलिए, ये तो थी 3 संस्थाएं। अब आगे चलते हैं चौथी बॉडीज की तरफ। चौथी बॉडी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका मुख्यालय फ्रेंड्स हेग, नीदरलैंड में है, ये आपको याद रखना है। और इसमें 15 जजों की बेंच कार्य करती है और किसी भी सुनवाई को शुरू करने के लिए कम से कम 9 जजों का पैनल उपस्थित होना चाहिए। ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। तो इतना आप याद रखते हैं, 15 टोटल जज होते हैं और कोई भी सुनवाई शुरू करने के लिए 9 जजों का पैनल होना चाहिए। और जो जजों का कार्यकाल होता है वो भी 9 वर्ष का होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अब बात आ जाती है कि भारत से कोई चुना गया, तो जी हाँ, भारत से 4 हमारे जज चुने जा चुके हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो उनका नाम आपको याद रखना है, बेनेगल राव, नागेंद्र सिंह, RS पाठक और दलवीर भंडारी। ये भी ऑप्शन देके पूछ लिया जाता है, आपको जज के नाम दे देंगे और पूछेंगे कौन से जज कार्यरत है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, या कौन से जज इंटरनेशनल कोर्ट में कार्यरत रहे थे। तो आपको इन 4 का नाम याद रखना है, बेनेगल राव, नागेंद्र सिंह, RS पाठक और दलवीर भंडारी। इसमें भी एक चीज़ पूछी जाती है, क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जज होते हैं उनका कार्यकाल दोबारा हो सकता है? तो जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि अपने यहाँ के जो दलवीर भंडारी हैं उनको दोबारा चुना गया है।
तो इसलिए ये कार्यकाल दोबारा हो सकता है। और इनका नाम भी आपको याद रखना है कि कौन चुने गए हैं दोबारा, दलवीर भंडारी, इनको भी आप याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। और ये जो जज हैं उनका एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो नागेंद्र सिंह एक ऐसे अपने यहाँ के यानी भारत के एक ऐसे जज रहे हैं जिनको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही चुना गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है, नागेंद्र सिंह। चलिए आगे चलते हैं। पांचवी जो इसकी काउंसिल है, या पांचवी बॉडी है इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, जिसके वर्तमान में 54 देश मेंबर हैं यानी कि 54। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और जो देश इसके मेंबर रहते हैं वो 3 साल के लिए रहते हैं। ये कई बार पूछा गया और काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी है ये, तो आपको याद रखना है। इकोनॉमिक सोशल काउंसिल का जो अध्यक्ष चुना जाता है वो 1 साल का उसका कार्यकाल होता है और जो देश होते हैं वो 3 साल के लिए इसके मेंबर चुने जाते हैं। चलिए ये तो थी पांचवा। अब छठी बॉडी की तरफ आ जाते हैं जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात करी थी कि ये कार्यरत नहीं है और इससे क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल इसका नाम है। और 1994 में जब पलाऊ आखिरी देश था जो कि प्रशांत महासागर में इसकी लोकेशन पड़ती है, जब ये आज़ाद हो गया तब से ये ट्रस्टीशिप काउंसिल काम नहीं कर रहा है। आप सभी को पता है, शुरुआत में हमने बताया था आपको कि जितने भी अग्रणी देश हैं जो आर्थिक रूप से खूब समृद्ध हैं उनको मदद करनी होती थी पिछले देशों की, तो जब सारे ही देश इंडिपेंडेंट हो गए तो इस काउंसिल की अब कोई ज़रूरत नहीं रही। 1994 से ये कार्यरत नहीं है, जब से कि पलाऊ जो कि आखिरी देश था आज़ाद होने वाला, इसकी लोकेशन प्रशांत महासागर में पड़ती है, तो अब ट्रस्टीशिप काउंसिल वर्क नहीं करती है। तो फ्रेंड्स ये तो था यूनाइटेड नेशन के बारे में सारे क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।